खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिप्पन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले बड़ी खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है, जहां पर दीपम सेठ जो है वो नए डीजी बन चुके हैं। आपको बता दें कि डीजीपी का नया पदभार जो है वो दीपम सेठ को मिल चुका है। उत्तराखंड के नए डीजीपी के रूप में नियुक्ति उन्हें मिली है और 1995 के आईपीएस अधिकारी दीपम सेठ ने उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय पहुंचकर डीजीपी का पदभार संभाल लिया है। इस मौके पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और एडीजी स्तर के कई अधिकारियों ने उनका स्वागत भी किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड को उसका नया डीजीपी हासिल हो चुका है और उन्होंने अपनी प्राथमिकता भी दिलवाई है। उनका साफ तौर से कहना है कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था यानी कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक करने के लिए वो लगातार काम करेंगे। 1995 के बाद से आईएएस अधिकारी अब आईपीएस अधिकारी है। बता दें कि दीपम सेठ को अब डीजीपी की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तराखंड को उनका नया डीजीपी मिल चुका है। इसी तरीके से यातायात व्यवस्था की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के साथ साथ जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन लगातार उत्तराखंड में हो रहा है उसको लेकर भी प्लान बनाया जाएगा। डीजीपी दीपम सेठ ने कहा है कि उत्तराखंड पुलिस सभी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सक्षम है और ऐसे में उत्तराखंड के पुलिस जवान बेहतर काम करेगी। उनका ये भी कहना है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इनामी बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए अभियान भी चलाया जाएगा। कानून व्यवस्था बेहतर हो उसके लिए सत्यापन प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। डीजीपी दीपम सेठ ने कहा कि लापरवाही करने वाले अपराधियों और के खिलाफ जो है वो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खास तौर पर जो अधिकारी, अगर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी कुछ लापरवाही बरतेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए इस समय ऐसे सक्षम और प्रोफेशनल फोर्स जो हमारी उत्तराखंड पुलिस की है उसका नेतृत्व करने का जो एक जिम्मेदारी दी गई है वो मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और जहाँ तक आपने प्राथमिकताएं की बात करी तो ट्रेडिशनल पुलिसिंग की बड़ी क्लियर प्रायोरिटीज रहती हैं। जो हमारे लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, जो कानून का पालन करने वाले हैं, उनको कानून व्यवस्था में उनको भरोसा रहे, उनका भरोसा और मजबूत हो। और जो अपराधी हैं, एंटी नेशनल एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनमें अपराध का भय, कानून का भय, ये दो मेन प्रायोरिटीज हैं। और उसके अलावा समय समय पर जो और चीज़ें इवॉल्व करती हैं, जहाँ तक अपराध नियंत्रण में उसकी मॉनिटरिंग, इन्वेस्टिगेशन की मॉनिटरिंग, प्रोसिक्यूशन पे जो है वो एक बल देते हुए उसकी जो व्यवस्था है और सजा दिलवाने की जो पूरी कार्रवाई है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो आखिरी पड़ाव है उस तक पहुंचना, महिला अपराध, बच्चों की सुरक्षा, ये भी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। ड्रग्स फ्री उत्तराखंड इस ओर जो मुहिम ऑलरेडी चल रही है उसको अन्य राज्यों से, सीमावर्ती राज्यों से समन्वय करके और जो केंद्रीय एजेंसी है उनके साथ समन्वय करके उनको उस मुहिम को आगे बढ़ाना है। उस तरह के सिंडिकेट्स को पूरी तरह से जो है वो उनके पीछे कार्रवाई की जाएगी। साइबर अपराध एक और फोकस का एरिया है। इस समय बहुत उस पर ध्यान दिया भी जा रहा है। लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है और इसके जो एक पूरे नेटवर्क हैं, जो कनेक्शंस हैं, वो बहुत ऐसे हैं कि उसमें समन्वय जो हमारी जो जिनकी नवनियुक्त नए डीजीपी हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दीपम सेठ जो है वो उत्तराखंड के नए डीजीपी नियुक्त किए गए हैं। आज उनके द्वारा जो है वो ये पदभार संभाला गया है। 13वें डीजीपी के रूप में उन्होंने पदभार संभाला है और 1995 यानी कि 1995 बैच से वो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रहे हैं और आज उन्होंने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का जो पदभार है वो संभाला है। साल 2022 में
IIT रुड़की में PhD उन्होंने की है और 2022 के बाद अब वो DGP नियुक्त किए गए हैं। बता दें कि शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ और अब वो उत्तराखंड को सर्व करने लगे हैं। उत्तराखंड के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ आज उन्होंने आज ही नियुक्ति के बाद बैठक की है। तमाम चीजों पर चर्चा देखने को मिली है, तमाम चीजों को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। खासतौर पर कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए बात कही गई। साथ ही साथ अगर हम अधिकारियों की बात करें तो उन्हें सख्त तरीके से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक किया जाए। उनकी प्राथमिकता उत्तराखंड में अपराध को कम करना रहेगा। उन्होंने साफ तौर से कहा कि अपराध घटनाएं जो है वो लगातार बढ़ रही हैं और ड्रग फ्री देवभूमि अभियान में तेजी लाने की बात भी उन्होंने कही है। सीमा पर तैनात जो जवान है उनके परिवारों की सुरक्षा सबसे ज्यादा अहम जो है वो यहाँ पर करार दी गई है। DGP द्वारा कानून व्यवस्था बेहतर करने में इनामी बदमाशों की गिरफ्तारी का अभियान भी लगातार अब उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। हमारे साथ धनराज गर्ग ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो नवनियुक्त DGP हैं क्या कुछ उन्होंने इस बैठक में कहा है। धनराज बताइएगा, अब नए DGP जो है वो मिल चुके हैं उत्तराखंड को, किस तरीके से वो काम करेंगे। एक बैठक उन्होंने आज सुबह ही ली है, क्या कुछ कहा गया इस बैठक में, कितनी अहम ये बैठक देखने को मिली। के विभिन्न केंद्र के जीवन सेट मिले हैं और 13वें DGP वो बने हैं उत्तराखंड के। और इस तरीके से देखिएगा कि जो 1995 के IPS अधिकारी हैं और आप देखिएगा कि पिछला यदि रिपोर्ट उठाकर देखें तो काफी सक्षम अधिकारी माने जाते हैं। और आप देखिएगा कि लगातार जो कानून व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए कहीं न कहीं उन्होंने अपनी प्राथमिकता बताई है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो कानून व्यवस्था है उसको सुधारा जाएगा, बुजुर्गों की जो सुरक्षा है उसको सुधारा जाएगा। इसके साथ ही कई ऐसे मुद्दे उन्होंने बताए हैं कि उत्तराखंड के अंदर जो लगातार देखे जा रहे हैं, चाहे वो साइबर क्राइम के हों, महिलाओं के पर्ची हों, बच्चों के पर्ची हों, तमाम मुद्दों पर चार्ज संभालते ही कहीं न कहीं नैतिक अधिकारियों के लिए और जितने सभी अधिकारियों को बुलाया गया और जिसमें साफ तौर पर निर्देश भी अधिकारियों को दिया है कि लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आप देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड को अब एक सख्त DGP मिले हैं तो इससे लगता है कि जो उत्तराखंड की लॉ व्यवस्था है वो सुधरती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही आप देखिएगा कि लगातार जो कहा जाए कि उत्तराखंड के अंदर आप हादसे देखते हुए कि लगातार हादसे होते हैं, उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि हादसे कम से कम हो, यानी कि इनको रोका जाए, उसके लिए भी कठोर कोई नीति जरूर बनाई जाएगी और उस पर भी कार्य किया जाएगा। और इसके साथ ही साइबर बुजुर्गों के साथ हो, युवाओं के साथ हो या अन्य लोगों के साथ हो, तमाम साइबर ठगी के मामले आते हैं, उस पर भी रोक लगाने के लिए कहीं न कहीं सख्त कदम उठाने की बात DGP दीपम सेठ की तरफ से की गई है। जी धनराज बताएगा, उन्होंने ड्रग फ्री देवभूमि, साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ट्रैफिक विभाग द्वारा जो सख्ती से काम किया जाना चाहिए और जो ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है, इन तमाम चीजों, इन तमाम बिंदुओं पर भी बात की है। किस तरीके से देखते हैं आप इन सभी चीजों को। साफ तौर से उन्होंने कहा है कि जो भी अधिकारी या फिर कर्मचारी थोड़ी सी लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल शिल्पन, देखिए जिस तरीके से देखा जाए कि उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक अभियान चल रहा है ड्रग फ्री उत्तराखंड, यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद कहते हैं कि 2025 तक कहीं न कहीं उत्तराखंड को ड्रग फ्री कर दिया जाएगा। वही देखेंगे कि उसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए कहीं न कहीं दीपम सेठ ने भी कहा है कि उस अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा, उत्तराखंड को ड्रग फ्री करने में पूरी सहयोग किया जाएगा। और लगातार आप देखिएगा कि चाहे किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर हो, उसको मजबूत करने की बात दीपम सेठ की तरफ से की गई है। इसके साथ ही आप देखिएगा कि ठगों पर कार्रवाई करने की बात की गई है और उसके साथ ही ठगों को पर ही नहीं बल्कि जो कर्मचारी या अधिकारी कहीं न कहीं जो लापरवाही बरतेंगे उन पर भी कठोर कार्रवाई करने की बात दीपम सेठ की तरफ से की गई है। तो इससे लगता है कि आने वाला समय में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मजबूत होता हुआ जरूर नजर आएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए धनराज। धनराज गर्ग यहाँ पर अपडेट कर रहे थे, उत्तराखंड को उनके नए DGP मिल चुके हैं। अब बड़ा सुधार जो है वो उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कहीं ना कहीं चरमराती नजर आई, ट्रैफिक विभाग के अधिकारी भी कहीं ना कहीं जो है वो उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया, जिसमें कि उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता त्रिवेंद्र सिंह पवार की मौत हो गई। यह हादसा शनिवार रात को नटराज चौक पर हुआ, जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने
बेकाबू होकर कहर भर पाते हुए 5 गाड़ियों में जोरदार तरीके से टक्कर मारी। इसमें से एक गाड़ी यूकेडी के नेता त्रिवेंद्र सिंह पवार की गाड़ी भी थी। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और सड़क पर लंबा जाम भी लग गया। वहीं पर त्रिवेंद्र सिंह पवार की सड़क हादसे में मौत ने समूचे राज्य को शोक में डुबा दिया है। उनके निधन पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि पवार का जाना न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे राज्य के लिए और पूरे देश भर के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह पवार ने अपने जीवन को उत्तराखंड के लिए समर्पित किया है और जनहित के मुद्दों को भी समर्पित किया है। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। क्रांति दल के वरिष्ठ नेता त्रिवेंद्र सिंह पवार जी की कल रात एक दुर्घटना में जिस प्रकार से मृत्यु हुई, असमय उनका जाना न केवल उत्तराखंड क्रांति दल के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए एक ऐसे नेता जो उत्तराखंडी सरोकारों के लिए हमेशा समर्पित रहे, राज्य के आंदोलन से लंबे समय से शुरू से जुड़े रहे, उनकी मृत्यु से पूरे राज्य को बहुत बड़ी हानि हुई है। और साथ ही पूरे राज्य में जिस प्रकार से सड़क दुर्घटनाओं में लगातार मौतें हो रही हैं, उससे राज्य सरकार के और पुलिस के जो दावे हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं। राज्य में दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। पूरे राज्य के अंदर लगातार पहाड़ों में, मैदान में, राजधानी में लोगों की मौत हो रही है और सरकार और पूरा सिस्टम इन दुर्घटनाओं पर रोक लगाने में पूरी तरह से असफल है। मैं राज्य की सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल पूरे राज्य में जो पुलिसिंग है और ट्रैफिक सिस्टम है उसको दुरुस्त करें, जिससे कि लोगों की इस प्रकार से दुर्घटना में। उत्तराखंड में लगातार हो रहे सड़क हादसों पर सरकार लगातार गंभीर नजर आ रही है। प्रदेश में नवंबर का महीना हादसों का महीना बन चुका है। देहरादून जिले में हुए हादसों में अभी तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हादसों पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये दुख का विषय सबके लिए है कि सरकार इसको लेकर गंभीर है। हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में ऐसे हादसे न हो या फिर इन हादसों में कमी आए। बहुत इस बीच में हुए हैं, चाहे वो हमारी अल्मोड़ा की घटना हो, देहरादून की घटना हो, कल ऋषिकेश में घटना हुई है। पहले तो मैं जो मृतक हैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना करूँ वो जिस प्रकार से उनकी मौत हुई है तो सदगति प्रदान करें। और ये दुख का विषय हम सबके लिए तो है ही है। और नशे की जहाँ तक बात है, एक्सीडेंट नशे के कारण भी हो रहे हैं, अन्य भी कारण बनते हैं, लेकिन निश्चित रूप से सरकार इसमें गंभीर है और प्रयास करेंगे कि जो हमारे बढ़ते हुए एक्सीडेंट हैं इस पे नियंत्रण हम कर सकें। उत्तराखंड कांग्रेस ने निकाय चुनाव के लिए अपनी तैयारी पूरी होने की बात कही है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज की मानेंगे तो भारतीय जनता पार्टी भले ही तैयारी की बात कर रही हो, लेकिन कांग्रेस ने निकाय चुनाव के लिए अपनी तैयारी बहुत पहले शुरू कर दी थी, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता निकायों में जाकर पूरी रिपोर्ट तैयार करने का काम कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की तैयारी के साथ साथ सरकार के द्वारा निकाय चुनाव की जो तैयारी है वो भी की जा रही है। और इसी के साथ साथ कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर कई बड़े सवाल भी खड़े किए हैं। हमारी भी तैयारियां कर रही है, हमारे भी प्रभारी विभिन्न क्षेत्रों में जाके जिस क्षेत्र का प्रभार दिया है वहाँ मीटिंगें ले रहे हैं। प्रकाश जोशी जी हमारे हरिद्वार क्षेत्र की, कुंजवाल जी नैनीताल क्षेत्र की, इस तरीके से नैनवाल है तो वो सतीश नैनवाल जी वो हमारे पिथौरागढ़ क्षेत्र की बैठकें ले चुके और प्रदेश अपने स्तर पर बैठकें ले रहे हैं। अब ये तो सरकार इसका जवाब सरकार देगी। सरकार किस बात का भरोसा करें, कई बार हाँ कहते कई बार ना कहते। उत्तराखंड में बढ़ती ठंड के कारण इंसानों के साथ साथ अब वन जीवों का भी जीना दुश्वार हो चुका है। आए दिन वन जीव आबादी की ओर चले जा रहे हैं, जहां पर इसके चलते रामनगर में सांपों की जान बचाने में वन विभाग और साथ ही साथ सेव द स्नेक सोसाइटी की टीम ने सांपों को बचाने के लिए काम कर रही है। सोसाइटी के सर्प विशेषज्ञ संजय सिंह कश्यप ने बताया कि उनके द्वारा जो है वो आबादी की तरफ आए एक किंग कोबरा, 7 पाइथन अजगर, 7 रेड स्नेक, एक चिकन क्लेव बेक और एक
मॉनिटर लिजर्ड को भी वन कर्मियों की मौजूदगी में तेरा वन क्षेत्र के जंगलों में आजाद किया गया। कोबरा का अजगर, पाइथन वगैरह इस तरह से कई सांपों को, रेड स्नेक वगैरह, तो लगभग जो है कि 20 से ऊपर सांपों को आज क्रिश्चियन सेन कश्यप और उनकी टीम द्वारा जगह जगह से ग्रामीण क्षेत्रों से रेस्क्यू किया गया था, जिसमें किंग कोबरा जो है दिकुली क्षेत्र से रेस्क्यू किया गया था। और रेस्क्यू करने के उपरांत आज सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ा गया है। निश्चित रूप से जो है कि जैसे जैसे आजकल थोड़ा सा समय के हिसाब से जो है बदलाव होना चाहिए, लेकिन सांप लगभग लगातार निकल रहे हैं। और निश्चित रूप से ये चुनौतियां भी वन विभाग के लिए है और विशेष रूप से जो है कि ग्रामीणों के लिए भी है। अगर कहीं पर ऐसी घटना आती है तो जो हमारे क्रिश्चियन कश्यप और उनकी टीम की सोसाइटी द्वारा अथवा वन विभाग को लगातार सूचित करें और आप किसी तरह से रिस्क न लें। मैं तो सभी लोगों से यही अपील करूंगा कि आप लोग रिस्क न लें। और निश्चित रूप से किंग कोबरा का मिलना एक सुखद संदेश है, साथ ही ये चेतावनी भी है कि इस क्षेत्र में जो है कई प्रकार के जहरीले सांप हैं और सांपों को जो है कि विशेष रूप से अगर आप देखते हैं तो आप तत्काल सूचना दें और किसी प्रकार के रिस्क लेने पर निश्चित रूप से जान का खतरा हो सकता है। आए दिन इस तरह की घटनाएं भी होती रहती हैं और इसमें श्री संसेन कश्यप जी द्वारा लगातार जो है अपने प्रयासों से, अपने संसाधनों से उनको रेस्क्यू करके सुरक्षित वन विभाग के सहयोग से छोड़ा जा रहा है। मैं उनका विशेष रूप से आभार भी व्यक्त करता हूँ। उन्होंने लगातार सहयोग कर रहे हैं। विगत कई वर्षों से उनके द्वारा लगातार उनका और उनका परिवार इस चीज के सहयोग कर रहा है, जिसके लिए वन विभाग विकासनगर में पूर्व शहर अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी और पूर्व सभासद नगर पालिका समी प्रकाश के नेतृत्व में सभी कांग्रेसियों ने बिजली विभाग एक्सडीएम के कार्यालय पर एकत्रित हुए और प्रीपेड मीटर्स जो कि विद्युत विभाग की ओर से लगाए जा रहे हैं उसका विरोध किया और उन्होंने एक ज्ञापन अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग को दिया। वहीं पर कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि प्रीपेड बिजली के मीटर लगने से आमजन को काफी दिक्कतें हो रही हैं। बता दें कि प्रदर्शन करने वालों में कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय किशोर, कांग्रेस पार्टी के पूर्व शहर अध्यक्ष समी प्रकाश, प्रेम प्रकाश अग्रवाल, विकास शर्मा, साथ ही साथ कांग्रेस की एक और नेता शशि चौहान, कांग्रेस नेत्री कुसुम कौशल सहित कई कांग्रेसी नेता इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। इस प्रकार से लोग बहुमत देकर भाजपा की सरकारें बना रहे हैं और भाजपा उल्टा आम जन को लूटने में लगी है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा ये मूलभूत अधिकार हैं व्यक्ति के और आज ये उसमें एक मूलभूत अधिकार बिजली है जो महत्वपूर्ण है, उसका व्यापारीकरण कर रहे हैं, उसका निजीकरण कर रहे हैं। उसे प्रीपेड मीटर के थ्रू उसको शुरू में चार्ज जैसे मोबाइल करते हैं, जितना करोगे चार्ज उतना जलेगा और नहीं तो आदमी रहेगा अंधेरे में। नहीं तो कोई गरीब आदमी दिहाड़ी मजदूरी वाला अपने बिल को 1 महीना लेट भी दे देता था, थोड़ा सा कर लेता था। कभी हर समय पैसा नहीं होता दिहाड़ी मजदूरी, लेकिन उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों को पढ़ने में दिक्कत है। तो आज इन्होंने जो है एक नई पॉलिसी सरकार ले आई है कि प्रीपेड मीटर लगेगा कि आप पहले पैसे दो और फिर आपके घर में बिजली आएगी। तो कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता उसका पुरजोर विरोध करते हैं और आम जन से अपील करते हैं कि जागने की जरूरत है, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब भारतीय जनता पार्टी पानी के मीटर पे भी प्रीपेड लाकर आपको पानी पीने के लिए भी पहले पैसा देना पड़ेगा हिंदुस्तान के अंदर। अभी भी समय है, जाग जाओ और जागना बहुत जरूरी है। और कांग्रेस पार्टी अपना काम लगातार आम जन के हित में करती रहेगी और हम प्रीपेड मीटर का विरोध हर स्तर पर करेंगे, चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे लाठी डंडे खाने पड़े। कांग्रेस पार्टी के लोग जो हम यहाँ पे विद्युत विभाग में आए हैं, हमारा विरोध इस बात को लेकर के है कि क्षेत्र में जो प्रीपेड मीटर लगने वाले हैं उनके विरोध में हमारा प्रदर्शन था और उसके विरोध में हम विभाग को ये बताना चाह रहे थे कि जो प्रीपेड मीटर लग रहे हैं वो अभी इस समय वर्तमान जो कंडीशन है उसके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि प्रीपेड जिसका नाम ही है प्रीपेड, आप पहले पेड करेंगे और उसके बाद वो मीटर आपका चलेगा और जिस दिन आपका वो रिचार्ज खत्म हो जाएगा आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी। और मैं मतलब विभाग को भी हम इस बात से सचेत करना चाहते हैं, क्योंकि आम जन अभी जो विकास नगर का जनमानस है, जो एक घर में जहाँ बुजुर्ग भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, महिलाएं भी रहती हैं, अनपढ़ भी हैं, जो किसी ऐप को डाउनलोड नहीं कर सकते। और उस कंडीशन में जब आपका रिचार्ज खत्म हो जाएगा, घर में वो कौन सा व्यक्ति होगा जो उस समय उसको रिचार्ज कर सके? तब आपको पूरा टाइम अंधेरे में रहना पड़ेगा जब तक वो बंदा नहीं आ जाएगा जिसके फोन से आपका ऐप डाउनलोड है और जिसे रिचार्ज होना है।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई तकनीकी सुविधा क्षेत्र को दे रहे हैं तो उससे पहले उस तकनीकी सुविधा के लिए लोगों को तैयार तो कीजिए। लेकिन यहाँ तो सीधे हुक्म चलता है, हुक्म दे दिया और सीधे वो उस काम को आप फॉलो कीजिए, फिर उसका फायदा हो नुकसान हो, उसमें कुछ गड़बड़ियाँ हो धांधलियाँ हो, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो हम इस विरोध के माध्यम से ये जताना चाहते हैं और विभाग से हमारी ये विनती है कि इस क्षेत्र में प्रीपेड जो मीटर है वो नहीं लगने चाहिए, क्योंकि आम जन अभी तक उसके लिए जागरूक नहीं है। पहले आप लोगों को जागरूक कीजिए, उसको तकनीकी के बारे में समझाइए, उसके बाद ही ऐसा कुछ सोचने का प्रयास कीजिए। अभी फिलहाल ये आम जन के हित में नहीं है। मामला ये है कि प्रीपेड जो मीटर लग रहे हैं उसके विरोध में हमारे कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन था। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार धरातल पर कुछ तैयारी करती नहीं है और हर चीज को थोपा जाता है आम जन के ऊपर। आप ये देखिए कि कई घर ऐसे हैं जिनके बच्चे बाहर रह रहे हैं, वो सिर्फ बुजुर्ग 2 व्यक्ति घर में रह रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ दानी जी से और सरकार से कि वो व्यक्ति क्या उस टेक्नोलॉजी को अपना पाएगा? नहीं अपना पाएगा। मेरे खुद के पिता बुजुर्ग हैं और वो नहीं जानते कि वो फोन कैसे ऑपरेट करना है, कैसे रिचार्ज कराना है। तो सरकार पहले धरातल की स्थिति को देखिए, सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है, पब्लिक गरीब है, कई 2 महीने के लिए कई बार इकट्ठे दिन जाते हैं। ये तो टीवी की तरह हो गया, जैसे टीवी में रिचार्ज आपका खत्म हुआ, प्रोग्राम खत्म हो गया। इसी तरह आप एक मूलभूत सुविधा से लोगों को वंचित करेंगे, इस तरह से और इस तरह से उनके जीवन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। सरकार पहले इस बात का सर्वे करे और धरातल पर कोई भी योजना उतारने से पहले देखे कि वो पब्लिक उसके लिए तैयार है या नहीं है। यही हमारा ज्ञापन भी दिया गया आपके द्वारा? हमने ज्ञापन दिया है। क्या आश्वासन दिया है? हाँ, इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ज्ञापन दिया है कि हमारे क्षेत्र में प्रीपेड मीटर नहीं लगने चाहिए, नहीं लगने देंगे। इसलिए नहीं लगने देंगे कि हमारा समाज, हमारा जो सराउंडिंग्स है, हमारे जो आसपास के लोग हैं, वो इस बात के लिए अभी तैयार नहीं है। ना वो टेक्नोलॉजी से वाकिफ है और ना उनके पास इतना पैसा है, ना वो आर्थिक रूप से इतने मजबूत है कि वो पहले प्रीपेड करें और उसके बाद इस सुविधा का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी नीतियों, पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की कुशल रणनीति और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम बताया। मुख्यमंत्री धामी ने महाराष्ट्र भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और विजयी प्रत्याशियों के दूरभाष पर संवाद कर उन्हें इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित 45वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले यानी कि IITF 2024 उत्तराखंड दिवस समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विभिन्न उत्पादों पर आधारित स्टॉल्स का निरीक्षण किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के लोग देश विदेश कहीं भी चले जाएं, वो अपनी संस्कृति, लोक परंपरा, खान पान की भावना को हमेशा जीवित रखते हैं। उनके घरों पर गंगा दशहरा जो है हमेशा से देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मेला हमें अपनी संस्कृति, हस्तशिल्प और समृद्ध विरासत को वैश्विक मंच पर लाने में प्रस्तुत करने का मौका देती है। मेले में लगे विभिन्न स्टॉलों में राज्य के बेहतरीन उत्पादों को लाया गया। बता दें कि प्रदेश में 1 लाख से अधिक महिला लखपति दीदी बन गई हैं। राज्य में कई नीतियों के माध्यम से रोजगार के द्वार भी खोले जा रहे हैं। चुनावों में कांग्रेस की हार पर हरीश रावत का कहना है कि अभी भारतीय जनता पार्टी का समय है और अब जनता परिवर्तन लाना चाहेगी। उस दिन ऐसा ही समय कांग्रेस का भी होगा। ये कांग्रेस की हार नहीं बल्कि उत्तराखंडता की हार हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत उत्तराखंड के सरकार की बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी हार से केदारनाथ की भी हार हुई है। समय का खेल होता है। इस समय भाजपा का समय है। जब उनका समय जब वो लोगों की नजरों जब वो अच्छा नहीं कर पाएंगे या लोग किसी दिन महसूस करेंगे नहीं अब हमको चेंज लाना, परिवर्तन लाना है, तो यही कांग्रेस आपको बड़ी उभरती है और शक्तिशाली कांग्रेस के रूप में दिखाई देगी। लेकिन हम राजनीतिक दल के रूप में अपना जो कर्तव्य है कि अपोज द गवर्नमेंट, इंटेंशन रखना है कि हम जो है संघर्ष करें, इंटेंशन रखना है कि जब मौका लगे तो पलटें और अपनी सरकार बनाएं। और उसके लिए राजनीतिक दल के रूप में हम बिल्कुल सचेत हैं और निरंतर प्रयत्नशील हैं। वैसे जो कुछ भी हो, लेकिन मैं एक बात बिल्कुल साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, इन चुनाव में कांग्रेस भले ही हारी हो, लेकिन कांग्रेस का उम्मीदवार
हार में मुझे इस बात का दुख है कि उसके साथ उत्तराखंड भी आ रहे हैं, केदारखंड भी आ रहे हैं। उत्तराखंडी सरोकारों की बात हमारे लोग करते हैं। जो व्यक्ति इन सरोकारों के लिए संघर्ष कर रहा है, मनोज राउत, उसको आप चुनाव में हरा देते हैं, तो फिर आपके सरोकारों की रक्षा काम। आज सारा उत्तराखंड भू कानून तो चलिए उत्तराखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान के साथ।